हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आजकल उत्तराखंड एलटी की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ जो रिलेटेड है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन से। और ये जो एमसीक्यू होंगे ये एकेडमिक एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के एप्टीट्यूड होंगे। इस क्लास में आपको टोटल 15 एमसीक्यू मिलेंगे। अब ये सीरीज आपके पास डेली रहेगी। अल्टरनेट डेज पे आपके पास 15-15 क्वेश्चंस के जो एमसीक्यू सेट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं और हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस आपको नए मिले। तो इन 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर खुद से चेक कर लें और देखें कि वो सही है या गलत, और उसके अकॉर्डिंग अपने स्कोर को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अदर डिटेल्स वीडियो मैं आपके लिए साथ में पैरेलल लेके आता रहता हूँ। यूनिट थर्ड हमारी कंप्लीट होने वाली है, फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन पेपर में बोथ लैंग्वेज में पेपर आता है, ये एमसीक्यू भी आपके लिए बोथ लैंग्वेज में होते हैं। तो बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। नाउ ये nowadays the teacher does not enjoy such respect as was given to him during earlier times. The reason for this is that teachers take up tuition work. The characters of teacher is the not same as it was during earlier times. Teachers do not they do their duties with dedication. All of these। अब देखिए आपको इसका हिंदी रूपांतर मैं बताऊं। आजकल शिक्षक को उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना उस समय दिया जाता था पहले के समय में। यानी जो पहले के समय में था शिक्षक को ज्यादा सम्मान मिलता था, आजकल कम मिलता है। इसका क्या कारण है? चार ऑप्शन आपके पास है। शिक्षक ट्यूशन का काम करते हैं। शिक्षकों का चरित्र वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन समर्पण भाव से नहीं करते हैं। और ये सभी। अब क्या रीजन हो सकते हैं? तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे पेडागोजी के क्वेश्चंस का आंसर आप देते हैं जिसमें टीचर और शिक्षक की बात हो रही है, तो जो सही आंसर होता है वो टीचर की नेगेटिव बात पे होता है और स्टूडेंट की पॉजिटिव बात पे होता है। कि आप अगर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है, अगर आप टीचर की बात करें तो नेगेटिव आंसर देना है, भले आपको वो हर्ट करे। तो आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए आप पहले समय में जो है टीचर्स की रेस्पेक्ट होती थी, आज रेस्पेक्ट नहीं होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके कारण ट्यूशन पढ़ाने वाला कारण भी हो सकता है। चरित्र भी ऐसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। और शिक्षक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है, समर्पण भाव से नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि टीचर के अगेंस्ट नेगेटिव बात पे ही आपका आंसर जाएगा। तो ये था इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाउ डेज स्टूडेंट डू नॉट हैव जील टू स्टडी। द रीजन फॉर दिस इज दैट दे आर अनेबल टू गेट इनफ of motivation to study. They feel that their future would not be bright even after they completed their studies. They do not get a conducive environment for pursuing their studies. They opine that देयर इज नो नीड टू स्टडी विद स्पेशल डेडिकेशन। आजकल विद्यार्थियों में पढ़ने का मन नहीं है। विद्यार्थियों का क्या नहीं है? पढ़ने में मन नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? उन्हें पढ़ाई के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पाती है। उन्हें लगता है कि पढ़ाई पूरा होने के बाद भी उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिलता है। उनका मानना है कि विशेष समर्पण के साथ अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से कौन सा आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा? तो बच्चे, अगर इसको सीधे शब्दों में समझे तो बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों उनका मन नहीं लगता है, ये आपको बताना है। तो आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि उन्हें लगता है कि पढ़ाई पूरा होने के बाद भी, यहाँ पे पढ़ाई छूट रखा है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई पूरा होने के बाद भी जो है
उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। दे फील दैट देयर फ्यूचर वुड नॉट बी ब्राइट इवन आफ्टर दे कंप्लीट देयर स्टडीज। अगर वो अपनी कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं, उनको लगता है कि तब भी वही वही वाली बात होगी जो जनरल भाषा में आती है कि यार पढ़ लिख के करेंगे क्या। ये वाली बात है। पहले क्या होता था कि पढ़ाई करने से एटलीस्ट आप पुराने जमाने में दादा परदादा के टाइम पे जाएंगे तो जो पढ़ा लिखा था उसकी नौकरी लगना संभव ही होता था। आज की डेट में ऐसा कम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाउ डेज विद्यालयाज आर, आजकल विद्यालय है रूरल चिल्ड्रन, फॉर ओनली फॉर अर्बन चिल्ड्रन, फॉर द स्टूडेंट ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर विलिंग टू बिकम सोल्जर्स। आजकल विद्यालय जो बन रहे हैं वो किसके लिए है? ग्रामीण बच्चों के लिए, केवल शहरी बच्चों के लिए, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रों के छात्रों के लिए, और उन बच्चों के लिए जो सैनिक बनने के इच्छुक हैं। तो इसका सही आंसर, ये तो बहुत आसान है, सब सही दे रहे होंगे, इसका सही आंसर होगा सी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों के लिए। तो एजुकेशन सबके लिए, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या थर्ड की ओर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इज। अब देखिए, आप कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। थोड़ा आप ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑनर एनुअल एग्जामिनेशन, बाई एनुअल एग्जामिनेशन, क्वार्टर एग्जामिनेशन, मंथली एग्जामिनेशन। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है वार्षिक परीक्षा, द्विवार्षिक परीक्षा, या त्रिमासिक परीक्षा, या मासिक परीक्षा। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलनी चाहिए। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि लगातार बच्चों का क्या करना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, तो वो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसके हिसाब से अभी आपका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है मासिक परीक्षा, मंथली एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिससे बच्चे की जो है प्रगति को जज किया जाए, चेक किया जाए। अगर यहीं पे कोई ऑप्शन हटा के और एक ऑप्शन होता कि कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, लगातार या निरंतर मूल्यांकन, तो तब वो सही वाला हो जाता। तो आपको आंसर अपने चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। फ्रॉम हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हैड स्टेटेड motivation is the art of generating interest in the mind of the student। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, ये किसने दिया था? थॉमसन, कोठारी, मैकाले, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा कथन? अगर हिंदी की बात करते हो तो प्रेरणा विद्यार्थी के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है। रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? प्रेरणा है। यह स्टेटमेंट किसका है? थॉमसन का, कोठारी का, मैकॉले का, या रविंद्रनाथ टैगोर का? आपको पता होगा पिछली बार जो एलटी हुआ था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे कथन या डेफिनेशन वाले 4-5 क्वेश्चन आ गए थे। सारे लोग परेशान थे, तो इसलिए इन चीजों को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा विद्यार्थी के मन में रुचि उत्पन्न करने के लिए कहा गया है? किसने कहा था ये? तो ये थॉमसन, कोठारी, मैकॉले और रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें से कौन ऐसा है जिसने ये बात कही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास थॉमसन। तो ये था थॉमसन का स्टेटमेंट कि मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। प्रेरणा विद्यार्थी के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है, किसने कहा था? थॉमसन ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, किसी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक के लिए सर्वोत्तम होगा इसे ज्ञान समझो और विद्यार्थियों को पढ़ाओ, इसे चरणों में या सूत्रों के माध्यम से समझाए, इसे जीवन को वास्तविकता से जोड़ते हुए और अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, और साथ में ऐसा पढ़ाओ मानो उपदेश दे रहा हो। इन ऑर्डर टू टीच सब्जेक्ट इट वुड बी बेस्ट फॉर टीचर टू, कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा टीचर को पढ़ाते टाइम? डीम इट इज नॉलेज एंड टीच स्टूडेंट, एक्सप्लेन इन द स्टेप्स and through formulas, associate it with the reality of life and teach his students, teach it as if he were giving sermons। तो क्या है आपके पास इसका सही आंसर? आप सब लोग सही दे रहे होंगे कि आप अपने विद्यार्थियों को क्या समझ के पढ़ाएंगे, अपने विषय को क्या समझ के पढ़ाएंगे। तो आप अपने विषय को इस तरह से समझ के पढ़ाएंगे क्योंकि आपको आज की डेट में एनसीएफ है,
एनईपी है, लगभग लगभग सब सारे लोगों का या सारे आयोग का या सारे कमीशंस का या सारी पॉलिसीज का जो मोटिव है वो है कि आप रियलिटी से कैसे, लाइफ की रियलिटी से कैसे करके एजुकेशन को जोड़ें। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, कि इसे जीवन की वास्तविकता से जोड़ते हुए और अपने छात्रों को पढ़ाते हैं, एसोसिएट इट विद द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड टीच द स्टूडेंट। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका इसका आंसर भी आप सभी लोग सही दे रहे होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, नाउ डेज एजुकेटेड पीपल आर लार्जली अनएम्प्लॉयड, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस फिनोमिना इन योर ओपिनियन। आजकल पढ़े लिखे लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं, आपकी राय में इसका क्या कारण हो सकता है। आप लोग देखते होंगे कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर। शैक्षिक मानकों का गिरना, या मतलब जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो फॉल हो चुके हैं, गिर चुके हैं, शिक्षक का दूर दूर तक प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन फार वाइड, शिक्षा जो है हर एक तक शिक्षा पहुंच गई है, ये सब पढ़े लिखे हो गए हैं इसलिए आपको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा क्या है, सी ऑप्शन है, सिद्धांतों के बिना शिक्षा, एजुकेशन विदाउट प्रिंसिपल्स हो रही है। और लास्ट है, उद्देश्य विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव्स हो रही है। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। देखो, शिक्षक मानकों का गिरना ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड एजुकेशन का नहीं गिरा है, शिक्षा का दूर दूर तक प्रसार होने से भी ऐसा नहीं है कि आजकल पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार रह रहे हैं, सिद्धांतों के बिना शिक्षा, प्रिंसिपल के बिना एजुकेशन, ऐसा इसका कोई संबंध नहीं है। अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन बनता है, एजुकेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य विहीन शिक्षा। तो ये आपका सही हो जाएगा कि उद्देश्य विहीन शिक्षा है, यानी एजुकेशन विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें जो है ऐसी एजुकेशन पानी चाहिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अगर देखिए आप क्या है, एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आप आरआईएमसी ज्वाइन कर लीजिए, आपका कैरियर बन जाएगा। अगर आप जो है किसी अच्छे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उस तरफ चले जाइए। तो अपने आप को उद्देश्य रहित ना करके, उद्देश्य आपका निश्चित होना चाहिए, आपको जो है रोजगार जरूर मिलेगा, चाहे वो आपको गवर्नमेंट में मिले या कोई प्राइवेट में मिले। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो आपका फिक्स है, तो आपको एजुकेटेड होने के बाद रोजगार या जॉब जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, सार्थक परीक्षा की विशेषता। देखिए, मूल्यांकन से संबंधित है। सार्थक परीक्षा की विशेषता निम्नलिखित है, द स्पेशल फीचर ऑफ मीनिंगफुल एग्जामिनेशन इज द फॉलोइंग। जो आपकी सार्थक परीक्षा है, एक मीनिंगफुल एग्जामिनेशन है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो ऑल द स्टूडेंट गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स, सभी छात्र इस परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो। ये बी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनकी भाषा, उनकी आशा से अधिक अंक मिलने चाहिए। जो मार्क्स हैं, स्टूडेंट शुड गेट द मोर मार्क्स देन दे हैड होप फॉर। फिर ऑप्शन नंबर सी है, दिस एग्जामिनेशन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट केपेबल स्टूडेंट फ्रॉम इनकेपेबल स्टूडेंट। यह परीक्षा सक्षम छात्रों को असमर्थ छात्रों से अलग पहचान बनाने में सक्षम होनी चाहिए। सक्षम छात्र यानी समर्थ छात्र, उनको और असमर्थ छात्रों से अलग पहचान बनाने के लिए होनी चाहिए ये परीक्षा। छात्रों को इस प्रकार से परीक्षा का डरना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट शुड नॉट बी फियर बाय दिस एग्जामिनेशन। सार्थक परीक्षा क्या होती है, देखो, जिससे आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो उसके अकॉर्डिंग, या मतलब बुरा इन द सेंस कि कौन पढ़ने में कमजोर है और कौन पढ़ने में अच्छा है। तो इसके सेंस में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सी, कि परीक्षा से क्या पता चलना चाहिए, आप जो है डिफरेंशिएट कर पाए कि केपेबल स्टूडेंट कौन थे और इनकेपेबल स्टूडेंट कौन थे। यानी आप एक ऐसी परीक्षा बना रहे हैं जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपकी क्लास में केपेबल जो स्टूडेंट है, इस लेवल तक के केपेबल स्टूडेंट कौन है और दूसरे लेवल तक कौन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, देखिए, इन योर ओपिनियन व्हाट वुड बी द आइडियल सिटिंग अरेंजमेंट फॉर स्टूडेंट इन अ क्लास। आपके अनुसार, जैसे आपके पास देखिएगा एक टॉपिक है स्कूल व्यवस्था, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट जो व्यवस्था है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। आपकी राय में विद्यार्थियों के लिए बैठने की आदर्श व्यवस्था क्या होगी। तो अगर आप छात्रों को बैठा रहे हैं तो आपके अनुसार जो है आदर्श व्यवस्था क्या होनी चाहिए। उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स, फ्रेंड्स शुड बी अलाउड टू सिट टुगेदर, आप जो है दोस्तों को एक साथ बैठने की अनुमति देंगे।
छोटे बच्चों को आगे और बड़े बच्चों को पीछे बैठाना चाहिए, बैक बेंच पर बैठने को कहा जाना चाहिए। यानी लिटिल चिल्ड्रन शुड बी मेड टू सिट इन द फ्रंट वाइल बिगर चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड टू सिट ऑन द बैक बेंचेस। बुद्धिमान बच्चों को आगे और कमजोर बच्चों को पीछे बिठाना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये आप कहीं से नहीं कर सकते हैं। रोल नंबर से आप सोच सकते हैं। छात्रों को एक दूसरे के दोस्तों को एक साथ बिठाएंगे तो बातें होंगी, आपकी क्लास में डिस्टरबेंस होगा, तो ये भी आप नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास जो दो ऑप्शन बचे, रोल नंबर से बिठाना और सी, छोटे बच्चों को आगे और बड़ों को पीछे। तो आप एजुकेशन पॉलिसी में भी जाइए तो वहां भी यही लिखा गया है, हाइट वाइज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, कि छोटे बच्चों को आगे और पीछे बड़े बच्चों को, ताकि बच्चों को देखने में सुविधाएं हो और पीछे वाले बच्चे भी और आगे वाले बच्चे भी आपके ब्लैक बोर्ड कार्य को देख पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द बेस्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम विधि क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, बार बार लिखने का अभ्यास, बातचीत तकनीक, सही उच्चारण करने का अभ्यास। देखिए, भाषा सीखना है आपको, टेक्स्ट बुक सिस्टम, प्रैक्टिस और राइटिंग अगेन एंड अगेन, कन्वर्सेशन टेक्निक एंड प्रैक्टिस फॉर प्रोनाउंसिंग करेक्टली। तो ये जो आपका प्रश्न संख्या 10 है, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बातचीत तकनीक, क्योंकि जो सही उच्चारण करने का अभ्यास है वो बातचीत के अंदर आ गया है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्सेशन टेक्निक आपकी सही मिलेगी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। द प्रैक्टिकल मेथड टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड इज टू गिव देयर सिनोनिम्स, गिव देयर एंटोनिम्स, टीच देम द यूज ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंसेस, नन ऑफ दीज। विद्यार्थियों को कठिन शब्द का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि कौन सी होनी चाहिए? ये प्रश्न मैंने बहुत बार देखा है टीचिंग एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उनके पर्यायवाची शब्द बताइए, उनके विलोम शब्द बताइए, उनके वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिखाइए, इनमें से कोई नहीं। तो विलोम और पर्यायवाची तो हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं भी हट जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, कि उनको जो है क्या किया जाए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा जाए वर्ड्स की। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 12। एजुकेशन इज, शिक्षा है। अब देखिए ये आपका कहाँ से प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र से। किसी के जीवन काल के दौरान आदर्शों को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि, जीवन के रहस्यों को जानने की एक विधि, पेशेवर योग्यता प्राप्त करने की एक विधि, और सत्य की खोज की एक विधि। जो एजुकेशन है वो इन चार में से क्या होना चाहिए? वैसे तो आप एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अब आपको केवल इन चार में से ही आंसर बताना है। अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अचीविंग आइडियल ड्यूरिंग द वंस लाइफ टाइम, मेथड ऑफ नॉलेज थ्रू सीक्रेट ऑफ लाइफ, द मेथड ऑफ अटेंडिंग प्रोफेशनल एबिलिटीज एंड द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए, किसी के जीवन काल के दौरान आदर्शों को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि। या आदर्शवाद आपने देखा होगा, वो कहता है कि शिक्षा क्या है, किसी के जीवन काल के दौरान आदर्शों को प्राप्त करने की ही व्यवहारिक विधि है। अब इसमें व्यवहारिक विधि भी आया है और आदर्श को प्राप्त करना भी आया है, इसलिए व्यवहारवाद का भी हो गया है। और जो आपका वर्तमान समय में चलता था कि शिक्षा क्या है, एक व्यवहार परिवर्तन है, आदमी के बिहेवियर में कितना चेंज है वो आपकी शिक्षा है। तो वो दोनों चीजें इंक्लूड हो गई हैं, इसलिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अचीविंग आइडियल ड्यूरिंग द वंस लाइफ टाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13। A true teacher is one who has knowledge of his subject, society, student, all of these। एक सच्चा शिक्षक वही है जिसको ज्ञान है विषय, समाज, छात्र और ये सभी। तो इसका आंसर आप सभी लोग सही दे रहे होंगे, इसका आंसर है 13 का डी। क्योंकि एक शिक्षक है उसको किसका नॉलेज होना चाहिए, स्टूडेंट का भी होना चाहिए, सब्जेक्ट का भी होना चाहिए और सोसाइटी का भी। समाज का एक आदर्श व्यक्ति शिक्षक होता है, शिक्षा स्टूडेंट को देता है, और उस स्टूडेंट को जो शिक्षा देता है वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देता है। आज बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। अब क्या है, देखिए, छात्रों का पाठ्यक्रम होना चाहिए, करिकुलम से रिलेटेड है, करिकुलम भी आपका सिलेबस का पार्ट है। द करिकुलम ऑफ स्टूडेंट शुड क्या होना चाहिए, रिवेल अराउंड द ट्रूथ, सत्य की चारों ओर घूमने वाला, बी एसोसिएटेड विद द रिलेटिव ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अब आपको इसका आंसर यहीं पे मिल गया होगा, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं हो रही होगी, क्योंकि जहां पर रियलिटी आ जाएगी वही आपकी एजुकेशन है और वही आपका पाठ्यक्रम है। फिर भी आप थर्ड ऑप्शन को भी देख लीजिए, आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें
और धर्म से प्रेरित हो, तो ऑप्शन नंबर सी, या सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि एसोसिएट विद रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए शिक्षा कार्यक्रम, सॉरी शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क का मत था कि शिक्षा शिक्षा जो है वो क्या है, शिक्षा को चाहिए, यानी जो फ्रेंच स्कॉलर्स थे मॉन्टेस्क, इनका क्या कहना था शिक्षा के बारे में, ये आपको बताना है। तो बेस्ड शिक्षा जो होनी चाहिए वो बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, टू बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट या शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए, बी बेस्ड ऑन बुक्स, और इसेंशियली हैव इन्फ्लुएंस और फिलोसफी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो मॉन्टेस्क थे उनका, उनके आधार पर जो है शिक्षा क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए, किताबों पर आधारित होनी चाहिए, या मूलतः दर्शन का प्रभाव या दर्शन से आधारित होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर होनी चाहिए। मॉन्टेस्क ने जो है ये आपके प्रकृतिवादी थे, और इसने यही कहा था कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है आपको पता ही है वो जो है किस पे निर्भर होती है, आपके पर्सनल लाइफ पे या पर्सनल एक्सपीरियंस पे निर्भर होती है। जैसे रूसो ने कहा था कि आप क्या कर दीजिए, बालक को गिरने दीजिए या मोमबत्ती से हाथ लगाने दीजिए, तो वो अपने आप खुद से सीख जाएगा, स्वानुभव से सीख जाएगा। तो ये थे आज के आपके लिए 15 प्रश्न। होपफुली आपको ये 15 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस क्लास से आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए। अब मैं आपको इसीलिए इसी तरह से 15-15 क्वेश्चन के सेट बनाते चले जाऊंगा, और अब मैं इसके लेवल को भी आपको बढ़ाते चले जाऊंगा। तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।